आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 11 अगस्त शुक्रवार के मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू कुमार। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में जवाब दिया। मणिपुर पर भी बोले। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ। लेकिन उनके लंबे चौड़े भाषण में क्या कोई कमी भी रही? विपक्ष उन्हें घेरने में कितना कामयाब रहा और दोनों पक्षों में किससे कहां चूक हुई? सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अशोक गहलोत रोज नए दांव चल रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के मसले पर उनके पिटारे से अब क्या निकला है और कांग्रेस के कितने काम आएगा, जानेंगे। फिर हरियाणा के नूंह ले चलेंगे आपको, जहां 10 रोज पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। अभी वहां हालात कैसे हैं, लोगों के मन से डर मिटा है या नहीं, और पुलिस प्रशासन के एक्शन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, पता करेंगे। फिलहाल 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनिए शुभम तिवारी से। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों की बुलाई बैठक। चुनाव आयुक्त चुनने वाली कमेटी से मुख्य न्यायाधीश को हटाने वाला विधेयक राज्यसभा में हुआ पेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी। एयर इंडिया ने बदला अपना लोगो। सीईओ ने कहा, केवल लोगो नहीं, पूरी कंपनी बदल रही। एलन मस्क करेंगे टेबल कुर्सी ट्विटर के लोगों की नीलामी। कुल 584 चीजों के नीलामी की तैयारी। अमेरिका के हवाई के जंगलों में भीषण आग, अब तक 53 लोगों की हुई मौत। पूर्वी तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता। और हॉकी के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला आज। भारत और जापान की टीमें होंगी आमने सामने। हॉकी के इतिहास में 35वीं बार होगा एक दूसरे से सामना। लोकसभा में विपक्ष के लाए हुए अविश्वास प्रस्ताव पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आया। इससे पहले 3 दिन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। आपको पता ही है, ऑपोजिशन मणिपुर के मुद्दे पर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया था और लगातार ये मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री संसद में इस पर बयान दें। लेकिन पीएम ने इस मौके का बखूबी इस्तेमाल किया और 133 मिनट की अपनी स्पीच में उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया और आखिर में मणिपुर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस जनता का केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े दलों के खिलाफ है। पीएम की स्पीच को अगर हम डाइसेक्ट करें तो उनके भाषण को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, अपने तीसरे कार्यकाल में भारत का दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया। भाषण का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें उन्होंने कांग्रेस, गांधी परिवार और विपक्ष के इंडिया अलायंस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद आखिरी हिस्से में उन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात की। पीएम मोदी की इस स्पीच में 9 बार इंडिया, 50 बार कांग्रेस और 18 बार मणिपुर का जिक्र आया। इतना ही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान किसी भी प्रधानमंत्री के सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया। इससे पहले 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने 2 घंटे 12 मिनट तक भाषण दिया था। खैर, पीएम मोदी की ओर से जवाब दिए जाने के बाद लोकसभा स्पीकर ने इस मुद्दे पर मतदान कराया और ध्वनि मत से ये प्रस्ताव गिरने का ऐलान किया गया। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण पर हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट शरद गुप्ता से और पूछा कि उनकी इस पर क्या राय है, क्या इस स्पीच में उन्हें कोई कमी भी दिखी। ये एक किसी भी प्रधानमंत्री का गरिमामय भाषण नहीं, लोगों का मखौल उड़ाना, नकल करना। लगता है कि वो इसको एक चुनावी मंच की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और मणिपुर में इतना गंभीर समस्या है, पूरा राज्य 2 हिस्सों में बट गया है, बीच में आपको बफर जोन बनाना पड़ा, एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री पूरा पार्लियामेंट सेशन तो बोले ही नहीं। और जब अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन इसीलिए लेके आया कि कम से कम प्रधानमंत्री कुछ तो बोलेंगे। 2.25 घंटे तक वो बाकी सारी चीजों पे बोलते रहे, लेकिन एक बार भी उन्होंने मणिपुर का नाम नहीं लिया। मणिपुर का जिक्र उन्होंने तब शुरू किया जब अपोजिशन ने वॉकआउट किया। ये बात सही है कि गृह मंत्री ने बहुत विस्तार से बात की थी मणिपुर पर, और उसका उन्होंने जिक्र भी किया कि कल चूंकि गृह मंत्री सारी चीजें दे चुके हैं। तो यही तो समस्या थी कि अपोजिशन की मांग यही थी कि वो सारी चीजें प्रधानमंत्री से सुनना चाहता था, और उन्होंने इस बात का एक बार भी
जवाब नहीं दिया। जो बार बार सवाल आया कि आप आखिर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। आप किसी भी दुख दर्द जिसको होता है आप दौड़ के चले जाते हैं, लेकिन इतनी 125 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मारे जा चुके हैं। 30,000 से 40,000 के करीब वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे, पैरामिलिट्री लगे हैं। उसके बाद भी स्थिति काबू में नहीं आ रही और प्रधानमंत्री इस बात को, इस स्थिति को इतना गंभीर नहीं मानते कि जिसमें उनको वहां जाना पड़े या वहां बोलना पड़े उसके बारे में। पॉलिटिक्स ठीक है, सबको पॉलिटिक्स करने का अधिकार है, लेकिन देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा सब पे नहीं होना चाहिए। अच्छा शरद जी, प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का कोई हिस्सा ऐसा रहा या कोई एक बात जिससे आप इत्तेफाक रखते हो? मैं प्रधानमंत्री की एक बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, वो यह कि अपोजिशन पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं था। पूरी तरीके से क्यों मैं कह रहा हूँ, आधी तरीके से भी प्रिपेयर्ड नहीं था। बहुत लाइटली लिया उन्होंने। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे थे, 5 साल के बाद आपको मौका मिला, आप पूरी तैयारी से आना चाहिए था। जिसे कहते हैं ड्राइंग योर गन पाउडर, आपको अपना गोला बारूद सब सुखा के लाना चाहिए था। लेकिन अपोजिशन बिल्कुल सिमेंटिक्स में रह गया। राहुल गांधी को इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल स्पीच करके रह गए। कोई डेटा होना चाहिए था, कुछ फैक्ट फिगर्स होने चाहिए थे। मैं वहां गया था तो मुझे एक लड़की मिली, मुझे गया था तो वहां एक औरत मिली। ये भाषण आप देखिए, प्रधानमंत्री ने भी कुछ फिगर्स कोट किए, गृह मंत्री ने कितना एक्सटेंसिवली फिगर्स कोट किए, तो आप भी अध्ययन करके आते। जब आपको मणिपुर पे फोकस करना था तो कम से कम मणिपुर का इतिहास तो पूरी तरीके से पढ़ के आना चाहिए था। एंड अपोजिशन वाज कंप्लीटली फाउंड वांटिंग। अगर प्रधानमंत्री का भाषण प्रधानमंत्री के स्तर का नहीं था, उस ओहदे के लायक नहीं था, और अपोजिशन उतना ही कमजोर प्रिपेयर्ड था जितना सरकार ने तैयारी की थी। अच्छा शरद जी, ऑपोजिशन के पास नंबर्स तो वैसे भी नहीं थे, बात नैरेटिव सेट करने की थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी तैयारी कच्ची थी। तो आपको क्या लगता है उनसे कहाँ चूक हुई? अपोजिशन बहुत बुरी तरीके से कमजोर साबित हुआ। वो न एकता कायम रख पाए आपस की, और न सरकार को घेरने में कामयाब हो सके। संख्या बल आपके पास नहीं था, लेकिन कम से कम सरकार को घेरते तो सही मुद्दों पे। आप सरकार को मुद्दों पे घेरने में नाकामयाब रहे। जिस HAL की बात प्रधानमंत्री ने एक सक्सेस स्टोरी की तरह बताई, तो गौरव गोगोई चूंकि उन्होंने इनिशिएट किया था, तो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जवाब देने का अवसर उनको मिलता, और उसमें वो कह सकते थे कि सर जिस HAL की बात आप कह रहे हैं, उस HAL को, जो राफेल का पुर्जे बनाने का काम था, वो HAL को मिलना चाहिए था। लेकिन उसकी जगह आपने एक ऐसी कंपनी को दे दिया जिसके पास वो पुर्जे बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अनिल अंबानी की कंपनी। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें थी जहां पे आप सरकार को घेर सकते थे दोबारा। आपके पास वो मौका था, लेकिन वॉकआउट करके आपने वो मौका गंवा दिया। ये भी सही है कि वॉकआउट ठीक है, मणिपुर के मुद्दे पे आपने किया, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाद में आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद आप वापस आ सकते थे। कम से कम वो राइट टू रिप्लाई जो था वो आपने क्यों खोया? बल्कि स्पीकर ने पुकारा अभी गौरव गोगोई, लेकिन कोई था ही नहीं संसद में। कम से कम जिन विषयों पे आप सरकार को घेरना चाहते थे, सरकार को सच्चाई, आपको अगर लग रहा था कि ये सच्चाई है, सरकार गलत बयानी करे, तो आप बोलेंगे ना। जब आप अपना स्थान छोड़ दे रहे हैं तो सरकार के पास तो खुला मैदान है ना, कि उन्होंने तो पहली बॉल से चौके छक्के मारने शुरू किए और आखिरी बॉल तक मारते रहे। तो प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां 2024 चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने का काम किया, तो ऑपोजिशन के होमवर्क में कमी दिखी, बता रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट शरद गुप्ता। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संसद की सियासी हलचल के बीच राज्यों के विधानसभा चुनाव की चर्चाओं ने भले ही बैकसीट ले ली हो, लेकिन राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। शिवराज सिंह चौहान MP में विकास यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे राज्य में घूम घूम कर लाडली बहना सम्मेलन कर रहे हैं, रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए डालने की बात कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे की 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को फ्री में मोबाइल फ़ोन और फ्री इंटरनेट देने का वादा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में जातीय समीकरण साधने के लिए रिजर्वेशन कार्ड भी खेल दिया है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान में 21% OBC आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त कोटा की व्यवस्था की जाएगी, जिसका लाभ वर्ग की अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग सर्वे कराएगा और समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट देगा। तो सवाल ये है कि चुनाव से चंद महीने पहले गहलोत का ये दांव कितना रंग लाएगा और इसका फायदा किन जातियों को मिलेगा, समझने के लिए हम पहुंचे जयपुर में इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी के पास।
जो राजस्थान में आरक्षण है वो अभी 64% था टोटल। 10% राजस्थान में जो अति पिछड़ा जो सवर्ण वर्ग है उनको था, और 5% आरक्षण था जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास जिसमें गुर्जर और कुछ अन्य जातियां हैं उनके लिए, जो नया लागू हुआ था। इससे पहले राजस्थान में जो ओबीसी है उसको 21% आरक्षण था, एसटी को 16% और एसटी को 12% आरक्षण था। जो अभी मानगढ़ धाम में जो बांसवाड़ा में अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि हम ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% करेंगे, और उसमें 6% जो आरक्षण है वो अति पिछड़ी जातियां हैं जो ओबीसी की, उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो ये जातियां कौन सी है पहले हम इनको जान लेते हैं। जो ओबीसी की मूल ओबीसी मानते हैं जिन जातियों को, ये वो जातियां हैं जिन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है, जैसे सुनार, सुथार, चारण, सैनी, माली, कछवाहा। तो ये इस तरह की जो जातियां हैं, इन जातियों के लिए 6% अलग से कोटा रखा जाएगा। अब इसके पीछे की थोड़ा सा गणित हम समझ लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में एक बहुत लंबे समय से जो ओबीसी की जो जातियां थी, जिसमें जाट जाति जो प्रमुख है, वो ये मांग कर रहे थे कि एक तो जातिगत जनगणना हो और दूसरा राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% किया जाए। ये मांग बिहार में जब से जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ है तब से ही उठ रही थी। और राजस्थान में जो जाट जाति है वो राजनीतिक रूप से अपना प्रभाव रखती है, और कम से कम हर बार 35 सीटों पर जाट जाति के उम्मीदवार जीत के आते हैं। तो ये इस लिहाज से भी ये चुनाव से पहले जो अशोक गहलोत का जो फैसला है इन वोट बैंक को साधने के लिए किया गया है। और दूसरी चीज जो मूल ओबीसी है, जैसे सैनी समाज है, तो वो पिछले दिनों जयपुर से जो आगरा मार्ग है वो बांदी कुई के पास जाम कर दिया गया था, और वहां पे पत्थर डाल दिए गए थे। वहां पे हिंसक घटना होते होते भी बची थी, काफी तनाव की स्थिति हो गई थी। तो वो 12% आरक्षण अपने लिए मांग रहे थे। तो ये जो 6% आरक्षण अलग से दिया गया है, उनके लिए रिजर्व रखा गया है, इससे जो उनको भी एक तरह से शांत किया जा सकेगा। आनंद जी, बीजेपी भी ओबीसी का मुद्दा उठा गहलोत सरकार को घेरती रही है। संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कई ओबीसी संगठन भी करते रहे हैं। तो क्या इस फैसले से वो संतुष्ट हो जाएंगे? अशोक गहलोत का जो ये फैसला है, इसके बाद राजस्थान में अभी भी ये मामला सुलझ जाएगा ऐसा नजर नहीं आता। क्योंकि देखिए कि आप मूल ओबीसी और ओबीसी को तो आपने शांत कर दिया, लेकिन इसके बाद जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है जिसमें गुर्जर और अन्य जातियां हैं, वो जातियां अपना आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगी, क्योंकि गुर्जर जाति को 5% आरक्षण मोस्ट बैकवर्ड क्लास में मिला हुआ है। तो वो जातियां अभी एक मांग करेंगी कि हमारा आरक्षण भी बढ़ाया जाए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी भी अपने लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि एसटी और एससी ने अभी हाल ही में जयपुर में एक सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने एससी का जो आरक्षण है वो 16% से बढ़ाकर 18% करने की मांग की थी, और एसटी का आरक्षण है उसे 12% से बढ़ाकर 14% करने की मांग की थी। तो ये सारी मांगे अभी उठेंगी, और ऐसा लगता नहीं कि ये मामला सुलझ जाएगा। अच्छा, और राजस्थान की सियासत में ओबीसी वोट की ताकत कितनी है और उनका वोटिंग पैटर्न क्या रहा है? किस पार्टी को सपोर्ट और वोट करते रहे हैं वो? देखिए, ओबीसी जो वोट बैंक है, वो जो मूल ओबीसी जिनको हम मानते हैं, वो आमतौर पर भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो बड़ी जातियां हैं जो ओबीसी वर्ग में, जो यादव, जाट, चारण और इस तरह की जो जातियां हैं जो राजस्थान में रावणा, राजपूत और इस तरह की जो बड़ा प्रभाव रखती हैं, उनको माना जाता है कि वो मिक्स वोट बैंक है। तो कभी कांग्रेस के पाले में चला जाता है, कभी बीजेपी के पाले में चला जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि ओबीसी वोट बैंक भाजपा की तरफ खिसक रहा है। तो कांग्रेस का ये जो चुनाव से पहले ये पूरा एक दाव है कि जातिगत जनगणना कराएंगे और राजस्थान में जिस जाति का जितना प्रतिनिधित्व है उन्हें उसके हिसाब से, आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो ये जो कार्ड खेला है अशोक गहलोत सरकार ने, इसी वोट बैंक को आधार मानकर इन्होंने अपनी तरफ लेने के लिए खेला है। और राजस्थान में अगर बात करें हम कि इन जातियों की जो राजनीतिक हैसियत या राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है, तो उसको देखें तो राजस्थान में करीब 100 सीटों पर ओबीसी वर्ग अपना प्रभाव रखता है। यानी आधी विधानसभा सीटों पर जो ओबीसी है वो अपना प्रभाव रखता है, और इतनी ही सीटों पर हमेशा ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं वो चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा वोट बैंक है, और कांग्रेस ने जो कार्ड खेला है वो इसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर खेला है। तो अशोक गहलोत जो खुद भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण का उनका ये दांव बीजेपी का कितना गेम बिगाड़ पाएगा, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद चौधरी हमसे बातचीत करने के लिए। हरियाणा के मेवात नूह में 31 जुलाई को एक धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दो समुदायों के बीच पथराव और फायरिंग के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई, साइबर थाने पर हमला किया गया, उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा और हिंसा की ये आग सोहना और गुरुग्राम तक पहुंच गई थी।
इस सांप्रदायिक हिंसा में 2 होम गार्ड समेत 6 लोगों की जान चली गई। हालात पर काबू पाने के लिए नूंह में कर्फ्यू लगाया गया था। नूंह, फरीदाबाद, पलवल समेत कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करना पड़ा। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाले गए और पीस कमेटी के माध्यम से शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की 25 टीम इस मामले की जांच में जुटी है। अब तक 140 से ज्यादा FIR दर्ज की गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी नूंह में हालात कैसे हैं? कर्फ्यू में ढील के बाद जनजीवन कितना सामान्य हुआ है? पूछा मैंने ग्राउंड जीरो से चीजों को देखकर आए दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के मौजूदा हालात की, तो धीरे धीरे देखिए अब जिंदगी पटरी पे आना शुरू हो गई है। जो अंदर के बाजार थे वो काफी हद तक, खास तौर से जो जरूरत की दुकानों में सामान होते हैं उनकी खरीद के लिए लोग घरों से निकले, क्योंकि कर्फ्यू में जो ढील थी, तो इसके पहले हमने देखा कि जब कर्फ्यू में भले ही प्रशासन ने ढील दी हो, लेकिन लोग घरों से निकलने में हिचक रहे थे। एक घबराहट थी, एक खौफ का माहौल तो जरूर देखा गया। और वहां पर मैंने देखा कि कुछ इलाकों में लोगों ने कर्फ्यू में ढील के बावजूद भी दुकान खोलने से मना कर दिया था। वो पुलिस की मौजूदगी चाहते थे। जो कुछ उन्होंने 31 जुलाई को महसूस किया वो उनके दिलों से, दिमाग से निकलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप साइबर थाने की तरफ जाते हैं तो वहां पे आप टूटी हुई पुलिस की गाड़ियां, टूटे हुए जो थाने की दीवार है, वो अभी भी क्या कुछ 31 जुलाई को हुआ था वो साफ आपको स्थिति पता लग जाएगी। क्योंकि कई मामलों में फोरेंसिक जांच तो हुई, लेकिन कुछ जगहों पर जांच अभी जारी है। इस वजह से सारे निशान मिटाए भी नहीं जा सकते। जो वहां की, अगर आप सब्जी मंडी की तरफ जाते हैं तो वहां पर स्पेसिफिक हिंसा कुछ जगहों पर की गई थी, पत्थरबाजी की गई थी, तो टूटी हुई गाड़ियां, उनके ऊपर पत्थर, ईंट आज भी आपको नजर आएंगे। और दूसरी तरफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है, तो उसकी वजह से एक समुदाय विशेष के अंदर विरोध, या आप कहें कि उनके अंदर एक गुस्सा है कि इस तरीके की कार्रवाई क्यों की जा रही है। हिमांशु, आप कह रहे हैं कि एक समुदाय में पुलिस की कार्रवाई को लेकर आक्रोश है। पिछले दिनों वहां बुलडोजर भी चले। आपने लोकल लोगों से बात की, क्या प्रशासन एक तरफा एक्शन ले रहा है? आपको क्या पता चला? देखिए, बिल्कुल वहां पर जब दुकानें टूटी, और खासकर अगर हम पिछले शनिवार की बात करें, जो नल्हर मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है मेडिकल चौराहे से, जहां पर सबसे पहले हिंसा शुरू हुई, उस जगह पर जो दुकानें बनी थी वो प्रशासन के मुताबिक इलीगल थी। वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के, दोनों समुदायों की दुकानें वहां पर थी। हमने वहां पर वसीम से भी बात की, हमने वहां पर अर्जुन शुक्ला से भी बात की। वसीम का कहना है कि उनकी दवा की दुकान में तकरीबन 40 से 50 लाख का सामान था, जिसे वो पूरी तरीके से निकाल नहीं पाए। अर्जुन शुक्ला का कहना था कि 10 से 12 लाख का सामान उनकी दुकान में रह गया। वहां पर जब बुलडोजर पहुंचा तो किसी का नाम नहीं पूछा गया कि ये दुकान किसकी है। उस बुलडोजर ने कार्रवाई करनी जब शुरू की तो सारी दुकानें तोड़ दी गई। तो जो एनक्रोचमेंट था, गवर्नमेंट का कहना है कि उसको क्लीन किया गया है और उसमें किसी की भी दुकान आई थी उसको तोड़ा गया है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ। जैसे एक लियाकत अली है, जिनका की झंडा चौक, जहाँ पे आप नल्हर मंदिर के लिए अगर हम मुड़ते हैं, अलवर रोड पे उनकी दुकान है। उनका कहना है कि उन्होंने तो 5 लोग जो बजरंग दल से शायद जुड़े थे, उनकी गाड़ी में जब आग लगा दी गई, वो भाग के आते हैं तो उन्होंने अपने शटर में अंदर ले लिया और तकरीबन 2 बजे से लेकर 8 बजे तक उनको उन्होंने बचा के रखा। और 8 बजे वो जब हिंसा खत्म हुई, जब उपद्रवी सड़क से हटे, तो उसके बाद उन्होंने थाने ले जाकर के उनको छोड़ा था। तो लेकिन उनकी दुकान पे भी बुलडोजर चला। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के लोगों की शिकायतें हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज भी की है और कहीं ना कहीं शायद कोर्ट को लगा, इसी वजह से कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस बुलडोजर कार्रवाई पर स्टे लगा दिया। अच्छा, और पुलिस की जांच कैसी चल रही है? इतने लोग अरेस्ट हुए हैं तो पुलिस किस ग्राउंड पर उनकी गिरफ्तारी कर रही है, और क्या इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं? पुलिस से जब हमने इस बाबत सवाल पूछा था कि कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी कहीं और थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उठा लिया, तो यहाँ पर नूंह पुलिस का साफ तौर पे इस बात कहना है कि पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं वो साइंटिफिक एविडेंसेस और टेक्निकल एविडेंसेस के बाद किया है। 3 तरीके से पुलिस जांच कर रही है। एक जो वायरल वीडियो है, सीसीटीवी है, और तीसरा जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट पुलिस दर्ज कर रही है। फिर उसके बाद आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद पुलिस डिटेन कर रही है लोगों को। डिटेन करने के बाद उनके मोबाइल फोन से उनकी लोकेशन को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, फिर उनकी मौजूदगी के बारे में जांच की जा रही है और फिर गिरफ्तारी किया जा रहा है।
और पुलिस ने इनमें से कई को रिमांड पे लेकर पूछताछ भी की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे मैं एक शख्स इकबाल से मिला, इकबाल ने मुझे बताया कि उनके 4 भाई जो थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, चारों जेल में है और उनके पास प्रूफ है कि एक भाई ताजमहल में था उस वक्त, वो पूरा मोबाइल के अंदर जो सेल्फीज वगैरह थे या गाड़ी टोल से पास की थी, या दूसरा भाई दुकान में था, तीसरा भाई एजेंसी में था, तो उनके पास पूरे प्रूफ हैं। लेकिन पुलिस ने किस प्रूफ के आधार पर उनको गिरफ्तार किया है, अब ये तो कोर्ट में पता चलेगा। तो नूह में इंटरनेट पर पाबंदी के बीच आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। कल विपक्षी दल के एक डेलीगेशन ने हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा भी किया और पीड़ितों की आपबीती सुनी। आज से जिले की सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे और रोडवेज बस सेवा भी पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी। शुक्रिया हिमांशु मिश्रा। और अब देश दुनिया के अखबारों की बारी। क्या खबरें छपी है, आइए सुनते हैं शुभम तिवारी से। खुशबू, गुड मॉर्निंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं हर दूसरी अखबार में। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन दी है कि मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा, वहां कांग्रेस ही समस्याओं की जड़, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 घंटे 12 मिनट के जवाब में कहा है। वह जवाब जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के गिरने से पहले संसद की पटल पर रखा। जनसत्ता ने भी अपने पहले पन्ने पर इसी के आसपास एक निचोड़ रखा है, लेकिन मणिपुर की बात के ठीक बगल में जनसत्ता ने खबर लगाई है और उसकी हेडलाइन है कि मणिपुर में विवाहिता से बलात्कार, विधायकों ने शांति के लिए सेना हटाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। मणिपुर में सामूहिक बलात्कार का एक और मामला सामने आया है और ये चुराचांदपुर जिले की एक विवाहिता ने आरोप लगाया है कि 3 मई को पुरुषों के एक ग्रुप ने, एक समूह ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उन महिला का घर जला दिया गया और 3 मई के इस घटना की जो प्राथमिकी दर्ज की गई, यानी कि जो एफआईआर दर्ज की गई, वो तारीख थी 9 अगस्त को। दूसरी ओर हिंसा प्रभावित इस इलाके के 40 विधायकों ने, जिनमें बहुतायत मैतेई समुदाय से हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि राज्य में शांति और सुरक्षा के लिए सेना को हटाया जाना बहुत जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 5 महीने के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की ताकत फिर से सरकार के हाथ में आएगी, इसके लिए बिल पेश हुआ है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे चुनाव आयुक्त यानी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी नियुक्ति के लिए पैनल में अहम बदलाव से जुड़ा एक विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया और बिल के मुताबिक सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री का 3 सदस्यीय पैनल करेगा। ध्यान दीजिए कि कानून के प्रभाव में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो 2 मार्च 2023 को एक फैसला दिया था, वो खारिज हो जाएगा, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके पैनल की सलाह पर किया जाएगा। यानी मोटा मोटी जो निचोड़ है इस नए विधेयक का, वो ये है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की तैयारी है। अभी मैं फिलहाल ये खबर इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ रही हूँ, लेकिन कई सारे अखबारों में आज आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है उसे प्रमुखता से लिया गया है। तो जैसा कि उम्मीद थी, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में इजाफा नहीं करने का फैसला किया, यानी जो ब्याज दर है वो 6.50% पर बनी रहेगी और ये लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसमें लगातार ग्रोथ जारी है और वैश्विक विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 15% का योगदान दे रही है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मसले को लेकर मीडिया कवरेज जो हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और ऐसा करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। खैर शुभम, ये तो आपने देश के अखबारों का हाल बताया। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स भी आपने देखी पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर किन खबरों को जगह दी गई है, किन खबरों पर बातचीत हो रही है? खुशबू, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। उनकी सहमति मिलने के बाद पाकिस्तान की जो संसद है, जिसे वहाँ नेशनल असेंबली कहते हैं, वो भंग कर दी गई है और फौरन इसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली मर्तबा वहाँ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राजा रियाज, उनके साथ एक बातचीत की है। बातचीत, ये जो सलाह मशवरा किया गया है वो पाकिस्तान में केयर टेकर प्रधानमंत्री चुनने को लेकर है। दरअसल ऐसा करने के लिए शहबाज शरीफ के पास अब लगभग 2 ही दिन बचे हैं, क्योंकि 12 अगस्त को नेशनल असेंबली का कार्यकाल पूरा हो रहा है और आज 11 तारीख हो गई। पाकिस्तान की लोकल मीडिया को अगर आप खंगालें तो 3 नाम केयर टेकर पीएम पद के लिए वहाँ चर्चा में है। पहला है जलील अब्बास जिलानी का,
जो कि एक्स डिप्लोमेट रहे हैं वहाँ पे, और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में अपनी उन्होंने बतौर डिप्लोमेट अपनी भूमिका निभाई है। दूसरा तसद्दुक हुसैन जिलानी है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। और तीसरा नाम है सिंध के जो गवर्नर हैं कामरान तेसौरी, उनका आज फिर से जो पाकिस्तान के विपक्ष के नेता हैं उनके साथ शहबाज शरीफ की बैठक होने वाली है, और इसके समानांतर भी कई दौर की बैठकें चल रही हैं। कौन सा नाम तय होता है जो अगले चुनाव होने तक पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना रहेगा, इस पर भारत समेत दुनिया भर की निगाहें हैं। दूसरी खबर अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फैसले पर चीन ने बहुत नाराजगी जाहिर की है। दरअसल अमेरिका ने यह फैसला किया कि वह चीन के जो 3 सेक्टर्स हैं उनमें अमेरिकी निवेश को सीमित करेगा, और ये अधिकार अपने वित्त मंत्री को देगा कि वे इस पर ध्यान रखें। और ये 3 सेक्टर हैं सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं चीन की अगर बात करें, जिनका जिक्र हम कर रहे थे कि उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी यानी तकनीक पर अमेरिका का सैंक्शंस कहा है और तुरंत इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। तो ये कुल मिलाकर खबरें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पोर्टल्स, वेबसाइट्स पर वहाँ बातचीत हो रही है। आज 11 अगस्त की तारीख को इतिहास में किन घटनाओं के लिए याद किया जाता है, आइए वो भी जान लेते हैं। आज ही के दिन 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल को जज किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए एक बग्घी पर बम फेंका था। 1778 में दुनिया में जिम्नास्टिक्स की नींव रखने वाले जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक लुडविग का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1948 में लंदन में समर ओलंपिक की शुरुआत हुई। तो आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। कैसा लगा आपको? फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने। साउंड डिज़ाइन नितिन रावत का है। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे अगली मुलाकात 10 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।